सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले चैप्टर में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था, तो फिर आपके सिलेबस में तो बता देता हूँ। 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं? 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma। ठीक है, तो मास अगर 1 kg हो, मास को 1 kg, एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन आ जाएगा। तो फिर ऐसे लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन की डेफिनीशन क्या? 1 न्यूटन फोर्स होता कितना? 1 न्यूटन फोर्स होता है कि व्हेन a mass of 1 kg is accelerated to the acceleration of 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, then 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, मतलब कोई मास है वो, उसमें 1 kg का है, उसमें 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले आया गया, उसको 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड इससे बढ़ रही है, तो उस पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। ग्रेविटेशन का मतलब होता है द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मार्कर है। ठीक है, अभी ये रेस्ट की पोजीशन पे है ना, अब जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया, इसकी स्पीड बढ़ती गई, इसकी स्पीड बढ़ी ना, देखिए स्पीड बढ़ी, ये मूव करने लगा ना, मतलब पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर कुछ वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी 0 से कुछ वेलोसिटी आ गई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन इसका हुआ, इसका एक्सेलरेशन हुआ और इसका मास है, मतलब इस पर एक फोर्स लगी। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगी, तो वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ठीक है, मतलब ये फोर्स अर्थ लगाता है, क्योंकि देखिए जहाँ एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब फोर्स लगी है, न्यूटन सेकेंड लॉ में बोलता है। तो द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। मतलब जिस फोर्स से अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, आपको सब पता होगा, कोई बॉल ऊपर फेंको तो हमेशा नीचे ही आती है। ठीक है, तो अर्थ उसको खींच रहा है ना, मान लो ऊपर फेंको तो उसकी स्पीड घटती जाती मतलब उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, मतलब उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, फिर एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आने लगता है। तो अर्थ सब सारी चीज़ों को खींच रहा है ना, तो जो फोर्स लगा रहा है सब पे, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब ने बोला था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, तो लड़का लड़की तब अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वो वाला अट्रैक्शन नहीं, वो अट्रैक्शन फीलिंग की वजह से होता है, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये सिर्फ लड़का लड़की में नहीं, जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, कुछ r डिस्टेंस पे पड़े हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर आप बोलेंगे कि हमें ऐसे रियल लाइफ में तो ये अट्रैक्शन दिखता नहीं, जैसे मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है और ये मैं खड़ा हूँ, तो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है, इसका मेरी तरफ फोर्स लग रहा है, पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है। तो जब बहुत बड़ा मास होता है, मान लीजिए एक चीज़ का छोटा मास होता है, एक का बड़ा मास होता है, जैसे कि एक अर्थ है और एक आप है। ठीक है, तो अर्थ का बहुत बड़ा मास है ना, तो इसीलिए वो जब आपको अट्रैक्ट करता है तो दिखता है। जैसे आप कूदेंगे कहीं से, मतलब ज़्यादा ऊंचाई से नहीं, थोड़ा ऊंचाई से कूदेंगे, तो आप नीचे आएंगे ना, तो आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं ना, आप पे एक फोर्स लग रहा है, तो वो दिख रहा है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये भी कहते हैं न्यूटन्स। देखिए क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी काम है ज़्यादातर तो न्यूटन ही ने किए हैं। ठीक है, एक दो तरह की फिजिक्स होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स। तो हम ये क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स वो तो बिल्कुल अलग ही टाइप की होती है। ठीक है, उसमें न्यूटन भाई का कोई योगदान नहीं है। तो ये देखिए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या है कि हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, और वो जो फोर्स होती है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है
उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मान लीजिए ये दो मासेस है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे रखेंगे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो इनका फोर्स है तो डायरेक्टली m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी आर, तो उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 में, ठीक है। इन दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट लाते हैं यहाँ पे, इक्वल का लगाना होता है, तो हो जाएगा f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ की g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ना उसके बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, ना इनके मासेस पे, ना इसकी डिस्टेंस पे। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होगा। इनफैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे दो चीज़ों के बीच में, जैसे इस मार्कर और इस बोर्ड के बीच में भी अप्लाई होगा यही जी की वैल्यू, और अर्थ के बाहर जैसे सन और मून के बीच में, या फिर सन और अर्थ के बीच में भी यही जी की वैल्यू अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स से निकाली गई है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आप देखिए फोर्स है, फोर्स इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये है मासेस, ये है रेडियस। तो फोर्स तो फोर्स होती है ना, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए ये जी क्या है, जी तो कांस्टेंट है, और तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की न्यूटन होगी, और मासेस की क्या होगी, किलोग्राम होगी, रेडियस की क्या होगी, डिस्टेंस है तो वो मीटर होगी, ठीक है। तो अब हम जी की एसआई यूनिट निकालते हैं। जी की कैसे निकालेंगे, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, इन दोनों को नीचे भेज दीजिए, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी की एसआई यूनिट कैसे, एफ की क्या है, एफ की न्यूटन है, आर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो जी की एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ जी है न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम -2, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये जी की एसआई यूनिट है, तो नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होता है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मासेस को 1 kg रख देते हैं, दोनों मासेस को, और रेडियस को 1 मीटर रख देते हैं। मतलब कि दो मास हैं 1 kg के, 1 kg और 1 मीटर की डिस्टेंस के बीच में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू 1 अपॉन 1, तो हो जाएगा F इक्वल टू G हो जाएगा। मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो है इस फोर्स के बराबर है जब 1 किलोग्राम के दो मास 1 मीटर पर रखे गए हों, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वही तो जी की वैल्यू है। देखिए सब एक बार फिर से देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू वो है जो 1 किलोग्राम के फोर्स, 1 किलोग्राम के मास 1 मीटर के बीच में रखे हो, इन दोनों में जो फोर्स लगेगी वही तो इसकी वैल्यू है। तो हमने 1 किलोग्राम के मासेस रख दिए, उसको 1 मीटर रख दिया, और फिर फोर्स उनके बीच में मेज़र कर ली, ठीक है। जैसे मेज़र की हो तो वो फोर्स आई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये फोर्स आई वो, ठीक है। तो F तो G के बराबर है ना, तो G की वैल्यू भी यही हो गई, G की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, और G की ऐसा यूनिट क्या अभी देखी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको कंठस्थ भी कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जैसे कि
अगर कोई दो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर और मैं खड़ा हूँ तो ये मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, पर सन और कोई स्टोन मान लीजिए ऐसे फेंक दिया जाए तो स्टोन और अर्थ है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कि ये स्टोन तो नीचे अट्रैक्ट होता चला जाता है ना, वो वाला फोर्स हमें दिखता है, तो ये वाला फोर्स क्यों नहीं दिखता। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर 1-1 किलो की चीज़ें रखी हों 1 मीटर के बीच में तो उसमें फोर्स कितनी आती है, ये आती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखिए -11 है, मतलब कि कितनी छोटी यूनिट है, इसका मतलब है 6.67 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है। अब बताइए ये आपको कैसे ही दिखेगी, बताइए इतनी छोटी फोर्स लग रही है तो आपको दिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और मान लीजिए 100 किलो के भी, मान लीजिए 100 किलो के दो हैं, 100 किलो के दो इंसान है या 100 किलो की दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इंटू 10⁴ हो जाएगा। मान लीजिए कट भी गई फिर भी नीचे देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, अभी भी नहीं दिखेगी। तो फिर इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक मास को बहुत बड़ा होना पड़ता है, जैसे कि सन का मास या अर्थ का मास, प्लैनेट्स का मास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू एक अच्छी खासी वैल्यू डेवलप हो जाती है, तो फिर तब ये हमें दिखाई देती, तब ये अच्छा खासा फोर्स बन जाता है, तब हमें दिखाई देता है, पर अभी ये हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए छोटी चीज़ों में ये ऑब्जर्व नहीं होती, सिर्फ बड़ी चीज़ों में ऑब्जर्व होती है। तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ अर्थ। अब देखिए मान लीजिए ये अर्थ है इतना बड़ा सा और एक छोटा सा बॉल है यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 kg का। अर्थ का मास दिया 6 × 10⁻24 kg, रेडियस दी है 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर। ये अब हमें निकालना है कि अर्थ इसको किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए ये हवा में होता तब इसको अट्रैक्ट करती है, जब ये ज़मीन पे पड़ा तब ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, तो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब ज़मीन पे पड़ा फिर भी हम पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये नहीं कि हवा में होंगे तभी फोर्स लगेगा। अगर आप सेंटर पर आ जाएंगे तब फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पर तो चलिए छोड़िए कैसे ही जाएंगे आप, तो देख लेते हैं। फोर्स होता है G(m1 m2 अपॉन r²), ठीक है। तो G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11। एक m1 कितना है 1 है, m2 कितना 6 इंटू 10⁻24। नीचे हो जाएगा, इसको किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि आप देखिए 9.8 न्यूटन, ये तो अच्छी खासी फोर्स है ना। पहले तो फोर्स लग रही थी 10⁻11 10⁻7, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं थी। ये अब अच्छी खासी फोर्स है ना 10.9 न्यूटन। तो ये फोर्स अब लगती है इस 1 किलो पे लगती है, तो फिर ये इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। पहले हमें नहीं दिखाई दे रहा था, वो बहुत छोटी फोर्सेस थी, ठीक है। तो अब आप सबके दिमाग में एक ये सवाल ज़रूर आएगा, आना भी चाहिए, कि जैसे कि आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ हम पे एक फोर्स लगा रही है, तो क्या हम भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। जैसे देखिए हम ये हैं, अर्थ हम पे इधर की ओर फोर्स लगा रही है F, तो हम भी अर्थ पे इधर ही फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, ये एक्शन है ये रिएक्शन है, ठीक है। हम भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, पर हम अर्थ की तरफ मूव करते हैं, ऐसा हमें क्यों नहीं फील होता कि अर्थ हमारी तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अर्थ भी मूव होती है पर वो बहुत कम होता है। देखिए आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए फोर्स तो कांस्टेंट है F = ठीक है m1, ये मान लीजिए m1 आपका मास है और m2 इसका मास है, ठीक है। m1 × a होगा तो a कितना हो जाएगा F/m1, और अर्थ का भी ये कितना हो जाएगा F/m2, मतलब a1 a2 ले लीजिए, ठीक है, F = m1। तो ये आपका एक्सीलरेशन है, ये अर्थ का एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो देखिए F तो दोनों में कांस्टेंट है, मतलब दोनों बराबर है,
पर इसके नीचे आपका मास है, आपका मास कितना होगा ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम मान लो तो 100 किलो हो जाएगा, 100 तो चलो ज़्यादा ही हो गया, 70-80 किलो हो जाएगा, ठीक है। पर इसका मास कितना है देखा आपने कभी, ये देखिए इसका मास इतना है 6 × 10⁻24 kg। तो जब नीचे इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो क्या ही एक्सेलरेशन होगा, क्या ही बचा उसका, ठीक है। फोर्स आप कितना ही लगा लेंगे, मतलब 10-12 न्यूटन 100 न्यूटन भी लगा लो तभी वो उससे कट जाएगा, 10⁻22 ऊपर फिर भी रह जाएगी, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है कि वो हमें दिखता नहीं है कि वो भी हमारी तरफ आ रहा है, पर वो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, उस पर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। न्यूटन का लॉ गलत नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों पर फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए एक पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये सन है और यहाँ क्या होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न जो भी होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। तो ये उसके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है ये सर्कुलर ऑर्बिट में तो बिल्कुल घूमते नहीं, इलेप्टिकल एक ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेप्टिकल, इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स अंडे जैसा तो नहीं होता, आप कहेंगे अंडा, अंडा इलिप्स नहीं होता, अंडा तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। पर क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से पतला होता है पर इधर मोटा होता है, अंडा इस तरह, इलिप्स इस तरह का होता है, ओवल, ओवल आप कह सकते हैं, इलिप्स इस तरह का होता है, ठीक है, या इस तरह का कुछ भी बोल लीजिए, ये इलिप्स होता है, अंडा इलिप्स में अंतर है, ठीक है, अंडा मत बोलिए। इलिप्टिकल पाथ होता है, ये देखिए इलिप्टिकल पाथ है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं होती, पर सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर होती है, ठीक है। इसका ये हर एक मोमेंट पे चेंज होता रहता है, यहाँ से इसको हम कहते हैं क्या कहते थे, मैं खुद भूल गया, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। इसको तो रेडियस कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस होती है, इसको बी बोलते थे, इसको ए बोलते थे, मुझे याद नहीं इसको क्या बोलते थे, चलो छोड़िए, ठीक है। तो प्लैनेट्स सारे इलिप्टिकल पाथ में घूमते, तो ये पता है ग्रेविटेशन ना होता ना तो ये घूम नहीं पाते, ये ग्रेविटेशन की वजह से सब अर्थ से बंधे हुए हैं, सन से बंधे हुए हैं, ये सन है, ठीक है, सन है सूरज मामा, ठीक है, सन से बंधे हुए हैं ये ग्रेविटेशन की वजह से। अब कैसे बंधे हैं तो देखिए, सर्कुलर मोशन में, थोड़ा सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, मतलब कि ये इलिप्टिकल पाथ में वैसे तो मूव करते हैं पर एक सेकेंड के लिए, मतलब थोड़ा कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या बताया था कि भले ही कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, भले ही कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, पर उसमें एक्सेलरेशन लगता है, उसमें एक्सेलरेशन किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो उसमें अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, अब एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स क्यों, क्योंकि उसका कुछ मास होगा, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो उसमें अंदर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता रहता है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अगर अंदर तो तुम पे फोर्स लगना ये बंद हो जाए तो तुम बाहर फिकते चले जाओगे। मान लीजिए कि आप क्या बताऊँ मैं, किसका एग्जांपल दूँ, मेरी गो राउंड में बैठे जो ऐसे करके, मतलब कि ऐसे करके गोल गोल होता है, ठीक है, और उसमें आपको ऐसे उसकी पेरीफेरी या फिर सरकमफ्रेंस पे बिठा दिया जाता है, वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो जब भी आप उससे बैठे होंगे आपको ऐसा फील होता होगा कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं, ठीक है, आप बाहर की तरफ आप पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फिर जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उस पर अपने आप ही बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, वरना आप सर्कुलर पाथ में कभी घूम ही नहीं सकते, ठीक है। तो वही होता है ये अंदर की तरफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे ये अर्थ है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये कोई प्लैनेट ले लो, तो अर्थ जब ऐसे गोल गोल घूमेगी तो अर्थ बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगी, ठीक है, उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को ओवर करने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इतनी भारी अर्थ को वो पकड़ के रखता है, तो देखिए ना सन का मास भी तो कितना बड़ा है, सन और अर्थ का जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वो काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये इसको पकड़ के रखता है, तो ग्रेविटेशन की वजह से ही ये सब रोटेशन होता है, ठीक है, इनके आसपास, ठीक है, रेवोल्यूशन होता है, काफ़ी काम की चीज़ है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन ना हो तो हम ज़मीन से कैसे चिपके हैं, उसी की वजह से चिपके, वरना तो सब हवा में उड़ रहा होता है, ब्लैक बोर्ड उड़ रहा होता है, ठीक है। तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे ज़ीरो मूवी आपने देखी होगी, उसमें वहाँ ग्रेविटी फ्री, जैसे कि एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं वहाँ स्पेस में, तो उससे पहले उनको कुछ प्रैक्टिस दी जाती है कि आप वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ आप कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ठीक है। तो उसमें देखा है शाहरुख खान उड़ता रहता है, तो वही वहाँ जीरो ग्रेविटी थी, तो ग्रेविटी जहाँ नहीं होती वहाँ उड़ जाते हैं इंसान, ठीक है। काफ़ी काम की चीज़ है ग्रेविटेशन।
तो अब देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, तो केपलर भी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 लॉज दिए हैं कि प्लैनेट्स जो है वो मोशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर ये तीनों लॉ आधारित है। तो पहला लॉ कहता है कि प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलिप्स में। इलिप्स कैसा होता है, ऐसा होता है इलिप्स में। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कल में नहीं मूव करते हैं। ठीक है, अराउंड सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो फोकाई क्या होता है, तो फोकाई प्लूरल वर्ड है, वैसे तो फोकस होता है। ठीक है, फोकस। तो 2 फोकाई होते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक थोड़ा यहाँ होता है, एक थोड़ा यहाँ होता है। ठीक है, सेंटर यहाँ होता है। इसको ऐसे जोड़ दो तो इसको हम F1 कहते हैं, इसको हम F2 कहते हैं। ठीक है, 2 फोकस होते हैं एक इलिप्स में। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसने बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इलिप्स है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब इलिप्स में मूव करते हैं जहाँ पे एक फोकस यहाँ होता है F1, एक फोकस यहाँ होता है F2। ठीक है, तो उनमें से किसी एक फोकस में सन होता है। सन सेंटर में नहीं होता कि सेंटर में होता है, गोल गोल मूव कर रहे हैं। सन यहाँ होता है, सन यहाँ होगा या फिर सन यहाँ होगा, तो सन यहाँ पे है और प्लैनेट यहाँ पे है। तो प्लैनेट ऐसे ऐसे मूव करें। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा जिसमें कि सन उसका फोकाई होगा या फोकस होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, लेटस रेक्टम होती है। चलिए वो सब तो आपको पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए फोकाई ये होता है। तो सेकेंड लॉ कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले फिगर बना के दिखाना चाहूँगा और मैंने ये फिगर मिटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, एक और फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए एक इलिप्स है और सन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, सन यहाँ होगा। तो प्लैनेट मान लीजिए यहाँ था, अब थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको इससे जब मिला देंगे, इसमें लिखा है लाइन ज्वाइनिंग टू द सन, सन से जब मिला देंगे, यहाँ सन है। ठीक है, और मान लीजिए अब प्लैनेट यहाँ था, कहीं थोड़ा दूरी पे था, तो ये पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया है। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक 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 है, ये तो ये एक एरिया है ना, इतना कुछ एरिया होगा, इतना भी एरिया होगा। तो उसने बोला है कि मान लीजिए ये इतना एरिया उसने टाइम टी में कवर किया। ठीक है, तो और ये एरिया भी उसने टाइम टी में कवर किया। तो उसने बोला है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जितना मतलब अगर यहाँ 10 घंटे चला है, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 10 घंटे लगे, तो ये जो एरिया स्वीप आउट करेगा, वो एरिया दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों एरियाज बराबर होंगे। तो इससे हमें एक चीज़ क्या पता चलती है कि जब प्लैनेट्स सन के पास में होते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। देखिए इस टाइम में इसने इतना सारा डिस्टेंस कवर कर ली, और जब दूर है तो वो कम स्पीड से चलते, धीरे धीरे चलते। देखिए इसमें इसने सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर कर पाई उतने ही टाइम में। ठीक है, तो ये हमें बस यही बताता। और यहाँ धीमे क्यों चला, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो गई ना, इसका मतलब थोड़ा सा हिस्सा भी इतना ज़्यादा एरिया दे देगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा एरिया है। ठीक है, मतलब है तो ये दोनों बराबर, पर इसका ये बड़ा होना पड़ा क्योंकि ये वाली लाइन्स इसकी थोड़ी छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड लॉ में क्या देता है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। मतलब क्या, इसका मतलब है कि मान लीजिए इलिप्स में घूम रहा है, मतलब इलिप्टिकल पाथ में, हाँ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, प्लैनेट, तो सन से उसकी मीन डिस्टेंस कितनी होगी। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, और एवरेज मैंने आपको उसमें मोशन में बताया था कि एवरेज चीज़ें कब निकाली जाती है, किसी चीज़ का एवरेज कब निकाला जाता है, जब वो कांस्टेंट ना हो, जब वो वेरिएबल। अब देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, हर समय इसकी डिस्टेंस इससे बदलती जा रही है ना। सन से अर्थ की डिस्टेंस यहाँ होगा तो डिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ होगा तो डिस्टेंस कुछ और होगी। तो इसमें मतलब मीन डिस्टेंस जो होती है वो सन से
वो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। तो एक मीन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको मान लो आर बोलते हैं। मीन चाहे जैसे निकाला गया सबका सम करके डिवाइड करके एवरेज निकाला गया तो उसको मीन डिस्टेंस कहते हैं। तो उसका जो क्यूब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम के स्क्वायर के, देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू मूव अराउंड सन, जितना टाइम इसने पूरा रोटेशन करने रेवोल्यूशन करने में लगाया, ठीक है, ये होता है। तो इसको क्या ले सकते हैं, तो इसको जब मतलब यहाँ पे आर क्यूब कांस्टेंट जब ऐड कर देंगे, कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे के, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर नीचे भी दिए तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो फिर जो न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ था, तो वो उसका आइडिया उसने यहीं से लिया था। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या था, आप देखिए उसने बताया था ना कि जो फोर्स होता है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। देख लीजिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ या रूल, इन्वर्स स्क्वायर रूल, ठीक है, इसी को कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल। तो न्यूटन ने इस चीज़ का आइडिया इससे लिया था। अब कैसे लिया था देखिए, तो इसके लिए आपको एक एजप्शन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मतलब आर तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे। मान लीजिए सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में, तो सर्कल में जब मूव कर रहा है तो रेडियस आ जाएगा यूनिफॉर्म है, रेडियस आर है, टाइम टी ले रहा है, ठीक है। तो फिर मीन निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जब सर्कल में मूव कर रहा है तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस पर एक जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है, और वो उस फोर्स का मामला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ेंगे, वैसे तो यहाँ भी पढ़ ही लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब अभी मैं बताया ना कि जब कोई चीज़ ऐसे गोल गोल घूमती तो वो बाहर की ओर जाने की टेंडेंसी रखती है, ऐसा लगता है कि उसको बाहर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो उसको उसी से रोकने के लिए हमें एक अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती है, तभी वो चीज़ ऐसे गोल गोल मूव कर सकती है। तो वही जो अंदर फोर्स लगती है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है, m है उसका मास, जो बॉडी गोल गोल कर रही है इसका मास, तो यहाँ पर प्लैनेट का मास हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। अब m तो कॉन्स्टेंट है, तो एफ इज m को जब हटा देंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब v देखिए क्या होगा, v क्या, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2πr कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपॉन टाइम। तो 2π भी यहाँ कांस्टेंट है, तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, r अपॉन टी के आ गया, ठीक है, सॉरी ये r है, r अपॉन टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक r से इंटू कर दीजिए, एक से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये हम कैसे कर रहे हैं, तो ये कितना, ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए अभी भी हमने देखा कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट है तो हटा दीजिए, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, वी स्क्वायर अब 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। अब 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहाँ एक आर से इंटू कर दीजिए, छोड़िए वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब इस वी स्क्वायर को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो एफ, अब वी स्क्वायर 1 अपॉन आर के बराबर है, 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन आर तो भले ही जाता है स्क्वायर, तो देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो न्यूटन को इन्वर्स स्क्वायर रूल का आइडिया इस केपलर के थर्ड लॉ से आया, ठीक है। छोटा सा प्रूफ था, मैं सोचा बता दूं, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है, और पिछले चैप्टर्स को भी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। फिर पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।